बच्चों, दिस इज योर दास सर एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, अगर आप यहां पर हो तो डेफिनेटली आप फिजिक्स के लेक्चर्स को बहुत ही ध्यान से देख रहे हो। तो सबसे पहली बात, मेरे चैनल कॉमर्स गुरु क्लासेस और साइंस गुरु क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं, सीधे आते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने हूं क्लास 11th फिजिक्स को लेकर के। और जैसा कि मुझे याद है कि 11th फिजिक्स के प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें के बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों ने मैंने आपको बताया कि इनर्शिया क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि न्यूटन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशंस क्या क्या है, उनके वेरियस एग्जांपल्स क्या क्या है। इन सभी चीजों को डिस्कस करने के बाद बेटा, आज मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि आज मुझे आप लोगों को कुछ और चीजों के बारे में जानकारी दे देनी चाहिए। तो क्लास 11th के वॉरियर्स, कॉपी और पेन के साथ स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि आज हम लोग अपना आगे का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का बेटा लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूं आपके, और वो होगा लीनियर मोमेंटम से। सर आप तो बता चुके हैं, डेफिनेटली मैं बता चुका हूं, लेकिन कुछ चीजें अलग बताऊंगा। ध्यान से देखना, लीनियर मोमेंटम। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बेटा लीनियर मोमेंटम। तो देखो बेटा, लास्ट के क्लास में मैंने आपको बताया है कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया हुआ था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द मूविंग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या बताया बेटा मैंने आपको बताया था लास्ट के क्लास में कि मोमेंटम जो होता है वो डिफाइन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूविंग मास होता है। याद करो, और अगर नहीं याद आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो और पुराने लेक्चर्स पे जाओ और वहां पर जाकर के लीनियर मोमेंटम के बारे में स्टडी करके आओ। तो मैंने आपको बताया, अभी भी मैं एक बार और फिर आपको बताता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है बेटा यहां पर, और इसका मास अगर m है, और जब ये ऑब्जेक्ट मूव करता है बेटा, जब ये ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी वेलोसिटी के साथ, तो इस जो सिस्टम का, ये जो सिस्टम जो मूव कर रहा है, इसके पास एक मोमेंटम आता है। और ये जो मोमेंटम होता है P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। मास इंटू वेलोसिटी के साथ इसे डिफाइन किया जाता है। मैंने आपको ये चीजें बताई हुई है। अब सोचने वाली बात यह है बेटा कि सर आपने बोल दिया कि ये मूविंग मास होता है, तो इसका इंपैक्ट भी अलग अलग पड़ रहा होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया, थोड़ा सा आपको याद दिला दूं। याद करो, मैंने आपको बताया था एक गाड़ी खड़ी हुई है, या फिर किसी भी वेलोसिटी से, सपोज कर लेते हैं यहां पर मेरे पास एक कार है। पहले ये कार v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, और ये आकर के एक बंदा जो यहां पर खड़ा है इसको ठोक देता है। ये जो कार है v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और जाकर के इस बंदे को जाकर के ठोक दे रहा है। तो इसका जो डैमेज होगा बेटा, इस बंदे का जो डैमेज होगा, वो डैमेज क्या होगा डैमेज तो होगा ही। चलो आओ अब कंपेयर करते हैं। ये v1 वेलोसिटी था। अब कुछ देर बाद यही कार 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और जाकर के इसी बंदे को फिर से ठोक दे रहा है। इस बंदे का दिन खराब है बेटा, और कोई बात नहीं है। ये कार ट्रैवल कर रहा है, पहले 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, जाकर के इस बंदे को क्या किया, ठोक दिया। तो ठोकने के बाद ये बंदा क्या हो गया, डैमेज हो गया। फिर क्या हुआ, कुछ ही देर बाद ये कार 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करने लगा, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करने लगा और जाकर के इसी बंदे को ठोक दिया, क्योंकि इसका दिन खराब था। तो ठोकने के बाद इसका जो डैमेज होगा, पहले वाले के कंपैरिजन में इस बंदे का जो डैमेज होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। डैमेज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये जो डैमेज इस बंदे को हुआ वो क्या हुआ, ज्यादा होगा। तो ज्यादा डैमेज क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, इसका मास तो सेम था ना। ये जो कार ट्रेवल कर रहा था इसका मास सेम था, मास नहीं चेंज हुआ। अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल किया तो इसका जो इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ा, इंपैक्ट जो पड़ा इसके ऊपर वो अलग अलग पड़ा, क्योंकि पहले में डैमेज कम किया, दूसरे में डैमेज ज्यादा कर दिया। तो ये जो डैमेज का जो वेरिएशन आ रहा है, यही डैमेज बताता है बेटा
कि जो ऑब्जेक्ट ज्यादा वेलोसिटी से मूव करता है उसके पास ये जो फैक्टर है फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम वो ज्यादा होता है, और अगर वो कम वेलोसिटी से ट्रेवल करता है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कम होगा। ये तो चीज याद रखना बेटा। अब देखो मोमेंटम है तो मोमेंटम के पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो यहां पर ये वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो जब वेलोसिटी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, मोमेंटम भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो यहां पर मैं नोट डाउन कर देता हूं, यहां पे मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम भी एक तरह का क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जो ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं P इक्वल्स टू एम वी। ये लिख दिया मैंने इसका फॉर्मूला, क्योंकि बेटा मास आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इस वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम का भी एक डायरेक्शन होगा, और इसीलिए यहां पर मैंने वेक्टर फॉर्म बनाया हुआ है। मोमेंटम के ऊपर मैंने वेक्टर का साइन लगाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इस मोमेंटम का यूनिट एंड डायमेंशन का। तो अगर मैं मोमेंटम का यूनिट पूछूं तो आप कहोगे सर केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होता है बेटा, यहां देखो मैंने लिखा हुआ है केजी मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट हो गया। और अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन, तो देखो P इक्वल्स टू एम इंटू वी, केजी मीटर पर सेकेंड। तो अब डायमेंशन अगर मुझे लिखना होगा तो केजी मतलब क्या, एम, और मीटर मतलब क्या, लेंथ एल, एंड टाइम टी। तो इसका जो डायमेंशन निकल करके आएगा बेटा, वो निकल करके आएगा एम एल टी पे पावर माइनस वन। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेटा लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम के बारे में सब कुछ था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है और ये एक्ट कैसे करता है, इसका डायरेक्शन कैसे आता है। तो लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद बेटा आज के लेक्चर में मैं आपको एक बहुत ही अच्छे फोर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसको कहते हैं इंपल्स। तो आप कहोगे कि सर इंपल्स भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आप लोगों ने इंपल्स पढ़ा हुआ है बेटा। इंपल्स क्यों इंपल्स बता रहा हूं, इसके पीछे का कुछ रीजन है बेटा। इस मैं अभी क्लैरिफाई कर देता हूं कि इंपल्स को बताना क्यों जरूरी है, अभी आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। इंपल्स, तो देखो बेटा इंपल्स का जो डेफिनेशन निकल करके आता है ये होता है लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। बहुत हैवी अमाउंट का जो फोर्स होता है बेटा, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो शॉर्ट टाइम के लिए क्या करे, इंपैक्ट करता है, शॉर्ट टाइम के लिए इंपैक्ट करता है, तो उसको हम लोग इंपल्स कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो यहां पर जो इंपल्स का बेटा फॉर्मूला निकल करके आया ये हुआ जे। इंपल्स को हम लोग जे से डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं बेटा। इंपल्स इज डिनोटेड बाय, impulse is denoted by, impulse is denoted by capital J। कैपिटल जे से हम लोग इंपल्स को डेनोट करते हैं बेटा। तो यहां पर जो इंपल्स का फॉर्मूला निकल करके आया तो निकल करके एफ डेल टी। इंपल्स इज व्हाट, जे इक्वल टू एफ डेल टी। समझ में आ रही बात। तो यहां पर ये इंपल्स का एक फॉर्मूला बना बेटा। क्या है इंपल्स, इंपल्स क्या है, तो इंपल्स का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है बेटा। जब बहुत हैवी अमाउंट ऑफ फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर शॉर्ट टाइम के लिए हिट करता है, शॉर्ट टाइम यानी कि डेल टी कितना होना चाहिए, हियर डेल टी शुड बी टेंड्स टू जीरो। डेल टी कितना होना चाहिए, जीरो के बहुत क्लोज होना चाहिए, यानी कि टाइम जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए। जितना छोटा आप लोग एज्यूम कर सकते हो उतना छोटा टाइम होना चाहिए, तब जाकर के बनता है। ये भी एक तरह का फोर्स ही होता है बेटा, ये भी एक तरह का फोर्स ही होता है। तो इंपल्स एक तरह का फोर्स होता है बेटा जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करता है। इज इट क्लियर। तो चलो ठीक है, तो एक काम करो बेटा इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं।
ओके बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहां पर हमें पता है, वी नो दैट F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F की वैल्यू क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। तो यहां पर F की वैल्यू को हम लोग ma यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो J इक्वल टू मिलेगा आपको ma डेल टी। ma डेल टी आपको ये मिला। अब देखो एक्सेलरेशन a क्या होता है, तो a इक्वल टू dv अपॉन dt होता है कि नहीं होता है? dv अपॉन dt बोलो या फिर डेल v अपॉन डेल टी बोल दो। देखो बेटा, dv अपॉन dt बोल दो, डेल v अपॉन डेल टी बोल दो, या dv अपॉन dt बोल दो। दोनों को मैं सेम क्यों कह रहा हूं बेटा? देखो ये जो डेल है, डेल्टा, ये छोटे वैल्यू को इंडिकेट करता है। डेल्टा रिप्रेजेंट स्मॉल वैल्यूज, बट दिस डी रिप्रेजेंट वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज। ये जो डी है वो बहुत बहुत छोटे वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। ये जो डेल्टा है छोटे वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहां पर हम लोग डेल टी टेंड्स टू जीरो की बात कर रहे हैं, यानी कि टाइम बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो इसलिए डेल वी अपॉन डेल टी को हम लोग लिख सकते हैं डीवी अपॉन डी भी लिख सकते हैं। छोटा सा लॉजिक था आपको बताने के लिए। चलो अब तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, आपको मिलेगा J इक्वल टू एम डेल वी अपॉन डेल टी इंटू डेल टी। इज इट क्लियर? अब क्या होगा बेटा, ये डेल टी से डेल टी कैंसल आउट होगा और आपको मिलेगा J इक्वल टू एम डेल वी। एम डेल वी, डेल वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो J इक्वल टू मास, वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब यही तो होता है, v माइनस u। तो यहां पर हम लोगों ने क्या लिख दिया? J इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहां से, एम वी माइनस एम यू, तो यहां पे हमें J इक्वल टू P2 माइनस P1 मिलेगा। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? अभी मैंने बताया था, मोमेंटम होता है। तो mv मतलब P2, mu मतलब P1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? J इक्वल टू डेल P। बोलो हाँ या ना? बोलो बेटा, लिख सकते हैं ना? केवल इसी को तो किया है, कहां से किया है? इंपल्स J इक्वल टू फोर्स इंटू स्मॉल टाइम, है ना? उसके बाद वी नो दैट F मतलब फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। हियर वी नो दैट वैल्यू हम लोग F इक्वल टू एम में इधर सब्स्टिट्यूट किया, डेल टी मिल गया, यहां पे सब्स्टिट्यूट किया F की वैल्यू, तो J इक्वल टू मास इंटू डेल वी अपॉन डेल टी इंटू डेल टी। डेल टी तो पहले से था। A एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है डेल वी अपॉन डेल टी। डेल टी से डेल टी क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। आपको मिलेगा J इक्वल टू एम डेल वी। तो J इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, कैंसल आउट। यहां पर mv माइनस m हुआ, तो P2 माइनस P1 हो गया, तो J इक्वल टू डेल P हो गया। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहां से, और मैं आपको आगे भी बताता हूं कि मैं क्या आपको बताने जा रहा हूं, क्या आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। चलो ठीक है, देखो बेटा, फोर्स जो होता है ये क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है क्या? चेंज इन मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, है ना? चलो ठीक है, तो F इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां पे? डेल P अपॉन डेल टी, ये होता है ना? चलो ठीक है, गुड। F इक्वल टू डेल P अपॉन डेल टी। चलो, तो अब देखो यहां पर से डेल P की वैल्यू कितनी है? J है ना? J है, तो F इंटू डेल टी इक्वल टू व्हाट? J। जहां से शुरुआत किया था वहीं आ गया। चलो देखो यहां पे, है ना? चलो ओके, तो J इक्वल टू एफ डेल टी से हमने स्टार्ट किया था, और यहां पर F की जगह पे हमने मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डेल्टा टी रखा। ओके,
फिर जे इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू डेल वी अपॉन डेल टी, डेल टी से डेल टी कैंसल आउट हो गया, डेल वी बचा वी माइनस यू एम वी माइनस एम यू। और यहां पर हमें पता है कि फोर्स इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो डेल पी अपॉन डेल टी होता है आपका। और यहां पर इंपल्स क्या आ रहा है बेटा आपका, जे इक्वल टू डेल पी, है ना। तो चलो ठीक है, जे की वैल्यू को यहां पर हमने डेल पी की जगह पे जे रख दिया, तो जे इक्वल टू एफ इंटू डेल टी। तो यहां से आपको मिला क्या, यहां से आपको समझना होगा कि आपको मिला क्या। देखो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एफ डेल पी अपॉन डेल टी या फिर जे, होल्ड ऑन 1 सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, वेट वेट। सो एक कॉल आ गया था एक्चुअली, जिस फोन से रिकॉर्डिंग हो रहा है बेटा उसी पे कॉल आ गया था। तो ओके चलो आते टॉपिक पे। तो यहां पर आपको मिला जे इंटू डेल टी, सॉरी एफ इंटू डेल टी इक्वल टू जे। जे क्या है बेटा, इंपल्स है, तो इंपल्स इक्वल टू फोर्स इंटू डेल टी। और हमें यह भी पता है कि जे इक्वल टू क्या होता है, डेल पी होता है। तो यहां पर मिलेगा एफ डेल टी इक्वल टू पी, सॉरी डेल पी। यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो किसको जन्म दे रहा है, चेंज इन मोमेंटम जन्म दे रहा है फोर्स को। भले वो शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट कर रहा है, लेकिन चेंज इन मोमेंटम किसको जन्म दे रहा है, फोर्स को जन्म दे रहा है बेटा। और ये क्या था, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन था कि नहीं था। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया गया था, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बेटा बताया गया था कि चेंज इन मोमेंटम विल गिव व्हाट, फोर्स इनटू डेल टी। मतलब उन्होंने कहा था कि मोमेंटम जो चेंज होगा उसकी वजह से फोर्स आएगा। यहां पर भी तो वही है, डेल पी मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम क्या जन्म दे रहा है, फोर्स को जन्म दे रहा है। भले ये शॉर्ट टाइम के लिए क्यों ना हो, छोटे से टाइम के लिए क्यों ना हो, लेकिन फोर्स को जन्म तो दे रहा है। ये इंपल्स से रिलेटेड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन था बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर मेरे से एक बार पूछना, मैं इसको डेफिनेटली आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। ओके बेटा, तो वीडियो को पॉज करो और इसे नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके बच्चों, तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको इंपल्स के बारे में बताया कि इंपल्स का यूज करके कैसे न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो होगा इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डेफिनेशन ही है केवल बेटा, केवल डेफिनेशन ही, उसी डेफिनेशन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा सबसे पहली बात कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है। तो देखो बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो बेसिक मतलब होता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया हुआ था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है। तो देखो बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट रेफरेंस पॉइंट, फिर से बता रहा हूं ध्यान से सुनो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट रेफरेंस पॉइंट by which we decide whether an object is moving or not। क्या बोला बेटा मैंने बोला कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस FR is that reference point by which we decide whether an object is moving or not। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं यह बताता है क्या, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बताता है कि नहीं है। तो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल का मतलब क्या होगा, तो अब बताता हूं बेटा मैं आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सपोज कर लो यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि यहां पर एक पेड़ है बेटा, ये एक वृक्ष है, पेड़ है, और यहां से एक रोड गया है, पेड़ के बगल से एक रोड गया है। ये जो लड़का है वो दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, मूविंग कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और यहां पर एक लड़का खड़ा है, अब उसको बताना है
कि ये लड़का मूवेबल है या नहीं, यानी कि ये लड़का दौड़ रहा है कि नहीं, ये बताना है इसे। तो कैसे बताएगा ये लड़का यहां पर जो लड़का है वो कैसे बताएगा? तो ये क्या करेगा, इस पेड़ को एक रेफरेंस समझेगा, इस पेड़ को एक पॉइंट समझेगा और देखेगा कि इस पेड़ से रिस्पेक्ट में, इस पेड़ के रिस्पेक्ट में ये लड़का अपना पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं। भाई डेफिनेटली बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये पेन यहां पर है और यहां से एक लड़का दौड़ रहा है, यहां से एक लड़का दौड़ रहा है, तो पेन से उसका पोजीशन क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगा, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगा। इस पेन से लड़के का पोजीशन जो है पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगा। तो अगर पोजीशन चेंज होगा तो हमें पता चल जाएगा ना कि ऑब्जेक्ट मूविंग में है कि नहीं। यही तो मैं बता रहा हूं। यहां पर ये जो पेड़ होगा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करेगा। चूंकि ये पेड़ मूव कर रहा है क्या, नहीं, ये पेड़ क्या है, अपने जगह पे सिचुएटेड है, अपने जगह पे रुका हुआ है। इस वजह से ये जो पेड़ है बेटा, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा, यानी कि एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो क्या हो, रेस्ट में हो। दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज इन द रेस्ट एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, उस तरह के रेफरेंस फ्रेम को हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। इज इट क्लियर? चलो, इट इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is in the rest at the time of measurement, at the time of observation. यानी कि एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ऑब्जर्वेशन के टाइम पे क्या हो, रेस्ट में हो, उसको हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आई बात बेटा? तो नॉन इनर्शियल क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? तो बेटा यहां पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप समझ गए होंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? इट इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज इन द मोशन वाइल ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन टाइम में अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है, एक चिड़िया उड़ रही है बेटा, सपोज कर लो ये चिड़िया है, मुझे चिड़िया बनाना आता नहीं है, और यहां पर एक प्लेन है बेटा, एक प्लेन है, ये लो एक प्लेन भी बना दिया। तो प्लेन भी मूव कर रहा है और ये जो बर्ड है वो बर्ड भी मूव कर रहा है। तो अगर अब मुझे चेक करना है कि ये जो बर्ड है ये मूवेबल है कि नहीं है, तो हमें ये प्लेन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना पड़ेगा। चूंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मूवेबल है। क्या है, मूवेबल है ये फ्रेम। अगर हम लोग प्लेन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं तो बेटा प्लेन तो चल रहा है ना, बर्ड भी चल रहा है, तो बर्ड भी चल रहा है और प्लेन भी चल रहा है। तो यहां पर प्लेन को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग कंसीडर करते हैं तो यहां पर ये प्लेन किसकी तरफ एक्ट करेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि व्हेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग इटसेल्फ, खुद ही मूव कर रहा है, दैट विल बी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हेन frame of reference is moving itself, then that kind of frame of reference will be non-inertial frame of reference. Non-inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ में आई बात बेटा? तो बहुत ही सिंपल था बेटा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मैंने आपको ये बता दिया। मैंने आपको बता दिया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा बेटा। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, बहुत जल्दी से आगे बढ़ना है हमें, जल्दी से इसे नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, कि किस तरीके से जो नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। अब जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और इस टॉपिक का हेडिंग होगा
law of conservation of linear momentum. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बहुत ही अच्छा हेडिंग है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो एक काम करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट से देखते हैं। इफ एक्सटर्नल फोर्स is absence in a system, then its net momentum remains unchanged. क्या लिखा बेटा मैंने लिखा कि अगर किसी सिस्टम का, तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है, टू पार्टिकल सिस्टम P1 एंड P2, दो पार्टिकल्स है बेटा। चलो P1 एंड P2 नाम नहीं देते क्योंकि इसका यूज करना है हमें, कुछ और नाम देते हैं A और B। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है बेटा जिसके पास A और B दो पार्टिकल्स हैं। तो कह रहा है इफ एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंस, यानी कि यहां से बाहर की तरफ लगाने वाला जो फोर्स है F एक्सटर्नल वो जीरो हो, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है बाहर से वो अगर जीरो है, देन इट्स नेट मोमेंटम विल रिमेन्स अनचेंज। यानी कि इसका जो नेट मोमेंटम, ये जो पार्टिकल है, ये जो दो पार्टिकल का सिस्टम है, ये एक सिस्टम है बेटा जिसके अंदर दो पार्टिकल है, तो उसको हम लोग कहते हैं टू पार्टिकल सिस्टम। तो टू पार्टिकल सिस्टम में जो है बेटा, अगर यहां से एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा है, जीरो है, तो इसका जो नेट मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये था स्टेटमेंट कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता क्या है, समझ वाली बात। अब मुझे ये प्रूफ करना होगा कि जो इसका नेट मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो नेट चेंज इन मोमेंटम डेल P है वो क्या है आपका, कांस्टेंट है। या फिर चलो P, जो नेट मोमेंटम P है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले समझ लो कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है और ये फिगर क्या है। तो यहां पर एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई बॉल भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो सपोज कर लीजिए बड़ा सा एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर दो पार्टिकल है A और B। मैं बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, मैं केवल दो ही कंसीडर कर रहा हूं। तो A और B दो पार्टिकल है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं टू पार्टिकल सिस्टम। ये दो पार्टिकल का सिस्टम है। अब अगर इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, F एक्सटर्नल देखो मैंने लिखा हुआ है जीरो अगर है, तो इसका जो मोमेंटम है, नेट मोमेंटम, इस पूरे सिस्टम का जो नेट मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर, समझ में बात। तो ये स्टेटमेंट था बेटा, इस स्टेटमेंट को नोट डाउन करो क्योंकि मुझे इसके इरेज करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपके पास टाइम है, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो और फिर मैं इरेज करके आगे बढ़ता हूं। ओके बेटा, उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग सपोज करते हैं, लेट वी हैव टू पार्टिकल सिस्टम। मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं, आप लोग लिख सकते हो, डिक्टेट करते समय भी नोट डाउन कर सकते हो। जब मैं समझाऊंगा चीजों को रुक जाना वहां पे। तो लेट वी हैव टू पार्टिकल सिस्टम ऑफ मास M1 एंड M2। हमारे पास दो पार्टिकल का सिस्टम है और वो जो पार्टिकल्स है बेटा उसका जो मास है वो M1 एंड M2 है, एंड देयर मोमेंटम्स आर P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली। और वो जो पार्टिकल्स है बेटा उनका जो मोमेंटम है वो P1 और P2 है, ठीक है। सो नेट मोमेंटम ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का जो नेट मोमेंटम होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, तो P इक्वल टू P1 प्लस P2। इक्वेशन नंबर 1 बनाकर के यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। मेरे पास क्या था बेटा, मेरे पास दो पार्टिकल का सिस्टम था, ये पार्टिकल A हो गया, ये पार्टिकल B हो गया। मैं कह रहा हूं कि ये जो दो पार्टिकल्स है इसके मास M1 और M2 है, और जिस समय इस पार्टिकल का मास M1 और M2 है उस समय इसका मोमेंटम P1 और P2 है। मैंने बस इतना ही तो कहा। तो इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम हो जाएगा इन दोनों के मोमेंटम का सम होगा,
क्योंकि इन्हीं दोनों पार्टिकल से तो मिलकर के सिस्टम बना हुआ है। तो नेट मोमेंटम क्या हो गया, P इक्वल टू P1 प्लस P2। नाउ लेट there acts two forces F1 and F2 on particle M1 and M2, यानी कि M1 और M2 के ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं बेटा, F1 एंड F2। अच्छा, अब अगर पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलो ठीक है, सो नाउ देयर मोमेंटम्स नाउ देयर मोमेंटम, अब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल पी, यानी कि अब जो है पी था ना पहले, अब मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो पूरे सिस्टम का चेंज हो गया, ये हो गया डेल पी हो गया, और ये क्या हो गया, डेल पी वन प्लस डेल पी टू। समझ में बात क्लियर है? समझो मेरी बात को। मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि चलो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम है, और जो दो पार्टिकल का सिस्टम है बेटा, उसके जो पार्टिकल्स के मासेस है वो m1 और m2 है, और उसका जो स्टार्टिंग का जो मोमेंटम है वो p1 और p2 है। तो ये p1 और p2 मोमेंटम आपस में मिल करके ही तो इस सिस्टम को मोमेंटम देगा, जो कि होगा p। अब उसके बाद कुछ देर के बाद इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है F1 एंड F2, यानी कि पार्टिकल A के ऊपर F1 फोर्स एक्ट कर रहा है और पार्टिकल B के ऊपर F2 फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इसका जो P1 मोमेंटम था वो तो चेंज हो जाएगा ना। तो हम सपोज कर रहे हैं डेल P1 हो जा रहा है, और इस वाले का जो मोमेंटम हो जा रहा है वो चेंज होकर के डेल P2 हो जा रहा है। इज इट क्लियर? चलो, तो डेल P इक्वल टू डेल P1 प्लस डेल P2, मोमेंटम इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। नाउ डिवाइडेड बाय डेल टी से क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। तो आपको मिल जाएगा डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी इक्वल टू डेल P1 डिवाइडेड बाय डेल टी प्लस डेल P2 डिवाइडेड बाय डेल टी। अब ये डेल टी सर है क्या, ये जो फोर्स है ना बेटा F1 एंड F2, सपोज करो ये शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट कर रहा है, दिस F1 एंड F2 फोर्स। नाउ let there acts two forces F1 and F2 for del t time on particle M1 and M2। del t time, छोटे से del t time के लिए, here del t tends to 0। del t क्या है, 0 के क्लोज है। तो अच्छा, जब हमें पता है मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर लिमिट हो और del t tends to 0 हो तो डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी क्या हो जाता है, डीवी डिवाइडेड बाय dt। ये मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है? ये मैंने आपको बताया था कि लिमिट हो और डेल टी यानी कि जो टाइम की वैल्यू हो बहुत छोटा हो तो डेल वी अपॉन डेल टी को हम लोग लिख सकते हैं डीवी अपॉन dt। तो सिमिलरली यहां पर डेल टी क्या है, बहुत छोटा है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, बेटा, dp डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू dp1 डिवाइडेड बाय dt प्लस dp2 डिवाइडेड बाय dt। यहां तक नोट डाउन कर लिया, पक्का? चलो ठीक है। अब dp अपॉन dt का मतलब क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम ना, और चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, फोर्स। यहां पर मिल गया आपको फोर्स F, क्लियर? दैट इज इक्वल टू F1 dp1 अपॉन dt, F1 फोर्स हो गया, प्लस dp2 अपॉन d2 F2 फोर्स हो गया। तो F इक्वल टू F1 प्लस F2, क्लियर? समझ मेरी बात? चलो ठीक है, मैं यहां पर इरेज कर रहा हूं बेटा, क्योंकि मुझे अब यहां पर नोट डाउन करना होगा। लेकिन यहां पे नोट डाउन करने से पहले बेटा मैं आपको कुछ एक बार और फिर से इसको बताना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास दो पार्टिकल सिस्टम है, और दो पार्टिकल सिस्टम का जो पार्टिकल का मास है वो m1 और m2 है, और उसका इनिशियल मोमेंटम जो था वो p1 और p2 था। तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम हो गया वो p इक्वल टू p1 प्लस p2 हो गया। अब मैं कह रहा हूं कुछ देर के बाद वो जो पार्टिकल्स थे उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है F1 एंड F2 शॉर्ट टाइम डेल टी की वजह से, डेल टी टाइम के लिए। तो जो मोमेंटम हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा सिस्टम का, वो हो जाएगा डेल पी इक्वल टू डेल P1 प्लस डेल P2। नाउ डिवाइडिंग बाय डेल टी, अब मैंने डेल टी से यहां पर डिवाइड कर दिया, हम लोग अपने सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा किया है। तो डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल टू
अच्छा, डेल टी तो शॉर्ट टाइम के लिए था, तो यहां पर मैंने रिप्लेस कर दिया dp अपॉन dt इक्वल टू dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt, और हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट अप्लाइज टू फोर्स। क्लियर है? अच्छा चलो ठीक है, ये सिस्टम है बेटा, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर इसके ऊपर हम लोग फोर्स F अप्लाई करते हैं, अगर हम लोग यहां पर एक फोर्स F अप्लाई करते हैं, तो यहां का जो पार्टिकल है बेटा वो भी तो एक रिएक्शनरी फोर्स जनरेट करेगा। बोलो हाँ या ना? अरे यार, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। होता है। तो अगर हमारे पास यहां पर कोई ब्लॉक है बेटा, इस ब्लॉक के ऊपर अगर हम लोग एफ फोर्स लगाते हैं, तो इस ब्लॉक के पार्टिकल्स भी तो एफ फोर्स लगाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो ये जो F1 फोर्स है, वो F1 फोर्स केवल बाहर का फोर्स नहीं है, वो बाहर और अंदर दोनों का फोर्स है। समझने की कोशिश करो बेटा, मैं कह रहा हूं कि सपोज कर लो ये F एक्सटर्नल हो गया, बाहर से मैंने एक्सटर्नल लगाया, तो यहां से F इंटरनल मिल गया, अंदर वाले ने क्या किया? इंटरनल फोर्स लगाया। और मैं कह रहा हूं कि ये जो F मिल रहा है वो सम है F एक्सटर्नल प्लस F इंटरनल का, यानी कि इन दोनों फोर्सेस का सम है ये जो F1 और F2 है। समझ रहे हो बात को? मैं यही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। तो अब देखो, एज वी नो दैट, as we know that every force has equal and opposite reactions, सभी फोर्स का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस होता है, therefore F1 इक्वल टू F1 एक्सटर्नल, पहले वाले पार्टिकल के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स, प्लस F1 इंटरनल, पहले वाले पार्टिकल के ऊपर लगने वाला इंटरनल फोर्स। समझ रहे हो बात को? देखो यही तो दो पार्टिकल सिस्टम था बेटा मेरा, ए पार्टिकल था, बी पार्टिकल था। अब अगर हम लोग फोर्स यहां पर F1 लगाया, इसके ऊपर F1 फोर्स लगाया, तो ई पार्टिकल वो भी तो एक रिएक्शनरी फोर्स देगा। तो इसको मैं कह रहा हूं F1 एक्सटर्नल, इसको मैं कह रहा हूं F1 इंटरनल, और ये दोनों मिल करके फोर्स दे रहा है F1। ये रहा, समझ रहे हो? यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। F1 क्लियर है? चल शाबाश। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे F2 का लिखना है, F2 लिखना है कहां से? ओके, अगर मैं यहां पे F2 लिखूं बेटा, तो F2 की वैल्यू क्या होगी? F2 एक्सटर्नल प्लस F2 इंटरनल। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? है ना? चलो ठीक है, अब ड्रॉप करते हैं, यहां तक ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि शाइन आएगा। चलो अभी क्या करते हैं बेटा, अब ये F1 और F2 की वैल्यू को यहां पर रख देते हैं। ओके, चलो ये इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक, लिख देते हैं यहां पे, सब्स्टिट्यूटिंग F1 एंड F2 इन इक्वेशन 2। दूसरे इक्वेशन में F1 और F2 की वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमें मिल जाएगा बेटा F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F1 इंटरनल प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस F2 इंटरनल। बोलो हाँ या ना? यही तो मिलेगा। F1 की वैल्यू F1 एक्सटर्नल प्लस F1 इंटरनल, तो यहां पर रख दिया देखो, F1 एक्सटर्नल प्लस F1 इंटरनल प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस F2 इंटरनल। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, तो अब यहां से यहां तक, ठीक, F इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, एक साथ कर लेते हैं, दोनों एक्सटर्नल फोर्स को एक साथ कर लेते हैं, प्लस F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल, इन दोनों फोर्सेस को एक साथ कर लेते हैं, F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। तो एक काम करो बेटा, एक काम करो, यहां तक आप लोग इसको नोट डाउन करो, क्योंकि बोर्ड मेरा भर चुका है ऑलमोस्ट, और मुझे इरेज करना पड़ेगा ये वाला टर्म। तो वीडियो को पॉज करो, पूरा यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके बेटा, मैं ये वाला टर्म इरेज कर रहा हूं अभी। ओके, अब एक बात हमेशा ध्यान में रखना बेटा, एक बात हमेशा ध्यान में रखना। अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ पार्टिकल्स है, ये लोग कुछ पार्टिकल्स हैं, और इस पार्टिकल के ऊपर इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, F1 इंटरनल, F2 इंटरनल, F3 इंटरनल, कई सारे इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं। ये जो मार्कर है बेटा, ये जो मार्कर है, इस मार्कर के अंदर जो पार्टिकल्स है बेटा, वो जो फोर्स सरफेस के ऊपर लगाता है उसको हम लोग इंटरनल फोर्स कहते हैं। तो क्या इस मार्कर के अंदर लगने वाला जो इंटरनल फोर्स है वो इस ऑब्जेक्ट के डायनामिक्स को बदल देता है? क्या शेप और साइज को बदल पा रहा है? ये जो ऑब्जेक्ट है इसका शेप और साइज चेंज हो जा रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा है ना। तो इंटरनल फोर्सेस डज नॉट चेंज द डायनामिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डायनामिक्स होता है वो चेंज नहीं कर सकता है। कौन? इंटरनल फोर्सेस। केवल और केवल इंटरनल फोर्सेस क्या करता है कि अच्छा ये सपोज करो यार, अगर फुटबॉल में मैंने लिमिट में हवा भर दिया, एयर को लिमिट में भर दिया, उसके बाद खेल रहे हैं, तो क्या फुटबॉल बड़ा छोटा होता है क्या? नहीं ना। तो जो पार्टिकल्स है बेटा, जो पार्टिकल्स है वो अंदर का जो इंटरनल फोर्सेस लगाता है, वो इंटरनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के डायनामिक्स को चेंज नहीं करता है। तो यहां पर मैं नोट डाउन कर रहा हूं बेटा, सिंस इंटरनल फोर्सेस does not change the dynamics of an object, किसी एक ऑब्जेक्ट का डायनामिक्स को चेंज नहीं करता है। सो वी कैन से दैट क्या कह सकते हैं? सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस आर जीरो। सभी इंटरनल फोर्सेस का जो सम होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। बेटा अगर किसी ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के इंटरनल फोर्स से इस सरफेस का शेप और साइज नहीं चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब तो हम एक ही चीज समझेंगे, क्या? कि इसके द्वारा जो इंटरनल फोर्स लग रहा है वो इसके डायनेमिक्स को नहीं बदल रहा है। इसका मतलब टोटल जो फोर्स है वो क्या है? जीरो है। नेट फोर्स जीरो है। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सभी इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो, यानी कि F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल इक्वल टू क्या? जीरो। तो F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल क्या है? जीरो है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बेटा, फोर्स इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? चलो, अच्छा क्या पढ़ा था बेटा हम लोगों ने? ये कहां से आया था? इसके पहले वाला, यानी कि यहां तो जो F1 एक्सटर्नल प्लस F1 इंटरनल जो फोर्स है, इसके पहले वाला लाइन क्या था? इसके पहले वाला लाइन तो यही था ना, dp अपॉन dt इक्वल टू dp1 अपॉन dt प्लस dp2 डिवाइडेड बाई dt। यही तो था, यही तो था। चलो, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को मैंने f से लिख दिया, f लिख दिया। तो F एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, यानी कि F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, दोनों एक्सटर्नल फोर्सेस थी यहां पर। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं dp अपॉन dt इक्वल टू F एक्सटर्नल dp अपॉन dt इज F एक्सटर्नल। लिख सकते हैं ना भाई? देखो, F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल कहां से आया? F2 एक्सटर्नल प्लस F1 एक्सटर्नल, ये सब कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है ना, dp अपॉन dt इक्वल टू dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt। वीडियो को बैक करके देखना, आपको मिलेगा। यहां पर मैंने रख दिया था F1, यहां पर मैंने रख दिया था F2, यही तो रखा था F1 एंड F2, और यहां पर रखा था F। तो F1 को मैंने कह दिया F1 एक्सटर्नल प्लस F1 इंटरनल, और F2 को मैंने कह दिया F2 एक्सटर्नल प्लस F2 इंटरनल। यही तो कहा था मैंने। तो dp अपॉन dt इक्वल टू F एक्सटर्नल। क्लियर? नाउ हाँ, हो गया, मेरा डेरिवेशन हो गया। नाउ
इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, अगर एफ एक्सटर्नल क्या हो, जीरो हो, तो डीपी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। डीपी अपॉन डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि मोमेंटम में क्या हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है। बेटा देखो, अगर एक्सटर्नल स्टेटमेंट क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट मैंने क्या बोला था, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम डज नॉट चेंज या फिर रिमेन्स अनचेंज, यही तो मैंने बोला था। तो देखो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स को जीरो करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि हमें एक्सटर्नल फोर्स का एब्सेंस कराना है। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, एफ एक्सटर्नल जीरो है तो डीपी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो है ना। और अगर डीपी अपॉन डी टी मतलब जीरो, दैट इंप्लाइज दैट डीपी इज कांस्टेंट। चेंज क्या है, डीपी क्या है, चेंज कांस्टेंट है इसका, यानी कि पी की वैल्यू जब क्या हो गया, मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहां पर जो मैंने पी लिखा वो क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगी तभी तो उसका चेंज जीरो आएगा बेटा। अरे यार मेरा एज 25 ईयर है, 26 ईयर है, और कुछ देर बाद भी मेरा एज 26 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा ना। वही तो मैं कह रहा हूं कि जो चेंज का जीरो आता है, अगर चेंज की वैल्यू जीरो आ रही है तो इसका मतलब वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? चलो ठीक है बेटा, तो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो। ये समझ में आया कहां से आया? चलो ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताना मुझे, और वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देख सकते हो कि ये जो मेरा टी शर्ट है, वीडियो का पहला देखना और वीडियो को अभी देखना, ये टी शर्ट पूरी तरह से वेट हो चुका है। ये टी शर्ट पूरी तरह से वेट हो चुका है स्वेट की वजह से। एक्चुअली आवाज की क्लैरिटी ज्यादा अच्छा हो, इसकी वजह से मैंने फैन ऑफ करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो मेहनत आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा किया जा रहा है। तो कॉमर्स ग्रुप क्लासेस और साइंस ग्रुप क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भूलना मत, पक्का इस बार करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिसकी वजह से आने वाले अपडेट्स आपको मिलता रहे। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, आबाद रहना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। गुड बाय बच्चों, बाय बाय।